अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो जिस्म में एडीमा हो जाता है या सोज पड़ जाती है या वर्म पड़ जाता है या जिस्म में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन या फ्लूइड ओवरलोड या तो इस तरह से मैनिफेस्ट करता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो आपको सांस आपका फूल सकता है, अगर वो आपके फेफड़ों तक चला जाए। जब थोड़ा होता है अर्ली स्टेजेस में तो वो आपके एंकल के इर्द गिर्द थोड़ी सी स्वेलिंग करता है, एडीमा या वर्म करता है, और इसी तरह आइज़ के इर्द गिर्द भी हो सकता है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं सुबह के टाइम जब उठते हैं तो मुंह सूजा हुआ होता है, मुंह पे सोज पड़ी होती है आँखों के इर्द गिर्द, और शाम तक वो सोज उतर जाती है लेकिन पाँव में ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये कि आपके जिस्म में फ्लूइड ज़्यादा है। जब फ्लूइड ज़्यादा है तो वो ग्रेविटी की वजह से जब आप लेटते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जब आप चलते फिरते हैं तो वो नीचे टांगों में आ जाता है। अगर आप दाएं करवट लेटेंगे तो हो सकता है वो दाएं साइड पर ज़्यादा सोज पड़ जाए अगर बहुत ज़्यादा हो। तो ये फ्लूइड को अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट ना करें, एडीमा की ट्रीटमेंट ना करें, इसकी कॉज ना जाने, तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो फेफड़ों में चला जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस बंद हो सकता है, वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी सिम्टम है किडनी डिजीज़ की जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपके एंकल्स के इर्द गिर्द स्वेलिंग है या आइज़ के इर्द गिर्द सुबह के टाइम होती है तो उसकी गुर्दों की बहुत ज़्यादा वजूहत है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और वजह बता दूं, फिर हम किडनीज़ पे आते हैं। तो उसकी बड़ी बड़ी वजह जो किडनी से रिलेटेड नहीं है, उनमें एक हार्ट फेलियर है कि अगर आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, दिल का मर्ज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, आपका हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट सही तरह से ब्लड पंप नहीं करता, और बड़े मसले हैं दिल के, उसकी वजह से ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो फेफड़ों में चला जाता है, जिस्म में फैल जाता है। इसको वॉल्यूम ओवरलोड या फ्लूइड ओवरलोड आप कह सकते हैं, सारे जिस्म में इकट्ठा हो जाता है। इससे आपका सांस भी घुट सकता है, सोज भी पड़ सकती है। तो इसमें अंडरलाइंग जो वजह है, जो दिल के मसले, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो इसको ट्रीट करेगा। इसी तरह से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी, बी, लिवर डिजीज़, CLD, सिरोसिस बहुत कॉमन है। तो जितने जिगर के अमराज हैं उनके नतीजे में भी जिस्म में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसका कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज़्म है, उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आपके पेट में पानी पड़ जाता है, साइटिस हो जाती है, टांगों में पानी आ जाता है, जिस्म पूरे में आ जाता है, फेफड़ों में जा सकता है, प्लूरल फ्यूजन हो जाता है। इसमें भी आपका सांस उखड़ता है। जब पेट में होता है तो कभी बार बार पैरासेंटेसिस करके निकालना पड़ता है, डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं। इसमें भी अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए कि आप हेप सी जब फ़ौरन हो उसका ट्रीटमेंट करें, जो भी हेपेटाइटिस है उसका ट्रीटमेंट करें, ताकि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ ना हो, ताकि सिरोसिस ना हो, ताकि आप जो है ना डिकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की तरफ ना जाएं। तो इसका भी अर्ली स्टेज पे इलाज होगा तो आप उससे बच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी मोस्ट कॉमन वजह है जिसके बारे में हमने बात करनी है, उससे पहले कुछ और मैं छोटी छोटी वजह बता दूं। मेन तो है कि आपका हार्ट का मसला, लिवर का मसला या किडनी का मसला, फ्लूइड इकट्ठा होता है, लेकिन और भी सटल सी कॉजेज़ होती हैं। कुछ लोगों में लिम्फेटिक्स सही ड्रेन नहीं होते, कुछ लोगों में लेग में क्लॉट बन जाता है, कुछ में सेलुलाइटिस से इन्फेक्शन हो जाता है, कभी थायराइड के कुछ मसलों की वजह से इकट्ठा हो जाता है पानी, कभी कभी कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ग्रुप की दवाइयाँ जिसमें मेलोडिपिन है, वो स्वेलिंग कर देती है। इसी तरह से और दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर हैं जैसे डिक्लोरैन है, ब्रूफिन है, ये कर सकती हैं, सोज डाल सकती हैं। कुछ शुगर की दवाइयाँ वो बड़ी नटोरियस हैं कि उससे पूरी बॉडी में एडीमा हो जाता है, बड़ी कॉमनली यूज़ होती हैं। तो दवाइयाँ छोटी बड़ी और कॉजेज़, लेकिन मेन जो है आपने मेक श्योर करना होता है कि दिल का मसला नहीं है, लिवर का नहीं है, किडनी का नहीं है। अब आ जाए किडनी पे, जो मेन टॉपिक है। किडनी डिजीज़ में कई वजहों से फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। उसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो गुर्दों की दायमी बीमारी है। अर्ली स्टेज में तो आप पेशाब करते रहते हैं, ठीक आता है, लेकिन जब एडवांस स्टेज होती है, स्टेज 4 या 5 या नियर एंड स्टेज, उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि आपका पेशाब का आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है, ऑलिग यूरिया हो जाता है, तो पेशाब जिस्म में इकट्ठा हो जाता है। जब जिस्म में इकट्ठा होगा तो जिस्म में फैल जाएगा, सोज हो सकती है। तो एक तो एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हो सकता है। दूसरा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो गुर्दों की सोजिश है। गुर्दों की सोजिश में क्या होता है कि जब किडनी के अंदर जो छोटे छोटे फिल्टर हैं ग्लोमेरुलर, उनको इंजरी होती है तो प्रोटीन लीक होती है। वो प्रोटीन पेशाब में तो झाग की सूरत में आती है, लेकिन जिस्म की प्रोटीन कम कर देती है। जब वो जिस्म की प्रोटीन को कम करेगी तो जिस्म में प्रोटीन, जब तक ब्लड में एक नॉर्मल लेवल में एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल रहता है 4 के अराउंड, तो वो सारे का सारा फ्लूइड जो है ना वो सेल्स के और ब्लड वेसल्स के अंदर रखती है। प्रोटीन कम होने से वो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है।
छोटी छोटी कैपिलरी से, ब्लड वेसल से, खुलियों से बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो वो सेल के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, उसे इंटरस्टिशियल एडीमा कहते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर एंकल के इर्द गिर्द आप उसको अच्छी तरह से कोई 10 से 30 सेकंड तक प्रेस करें तो एक गड़ा सा पड़ जाता है, एक डेंट पड़ जाता है, पिट पड़ जाता है, इसलिए इसको पिटिंग एडीमा कहते हैं। कुछ और एडीमास होते हैं वो नॉन पिटिंग होते हैं, जैसे थायराइड डिजीज़ का है। तो जितना बड़ा वो डेंट पड़ेगा या पिट पड़ेगा उसका मतलब है उतना ही ज़्यादा जिस्म में फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। तो ये फ्लूइड ओवरलोड को इंडिकेट करता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एडवांस स्टेज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज़ इतनी कॉमन है। डायबिटीज़ जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी करती है उसमें भी जिस्म में बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलती है। जब वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलेगी तो फिर वही हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन जिस्म में कम करके, प्रोटीन कम करके वो स्वेलिंग कर देगी। अब इन सब का इलाज कैसे करना है? इलाज का सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि जो अंडरलाइंग मसला है, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी, उसका इलाज करना है, अंडरलाइंग बीमारी का। जैसे कि डायबिटीज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी से हुआ तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटीज़ का अच्छा इलाज होगा। कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी जिससे प्रोटीन का लीकेज कम होगा। फिर उसके बावजूद आपको डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं, पेशाब आवर गोलियां देनी पड़ती हैं जिससे वो जिस्म से सारा निकलता है ताकि आपके फेफड़ों में न जाए, आपको सांस का मसला ना हो। इसी तरह से साथ इस सिचुएशन में कभी कभी स्पेशली अगर आपका सोडियम भी कम है तो हम वाटर इंटेक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन नमक का इंटेक जो सॉल्ट है वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा नमक लेते हो तो ज़्यादा प्यास लगती है, जब ज़्यादा प्यास लगती है आप ज़्यादा पानी पीते हैं जिससे फ्लूइड इकट्ठा होता है। ऑलरेडी आपका हार्ट, जिगर या किडनी वीक हैं तो सारा पेशाब निकल नहीं रहा। तो ये एडीमा या वर्म, इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा एडीमा कुड बी एन अर्ली साइन कि बड़ी इनिशियल स्टेज में आपको पता चल गया, उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो देखे कि आपका जो मेजर वाइटल ऑर्गन है जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उनमें से किसी के साथ कोई मसला तो नहीं है, और वो उसको डायग्नोज करके प्रॉपर तशखीस करके उसका इलाज करे। उससे आपकी जो अंडरलाइंग बीमारी है वो भी ठीक होगी, स्वेलिंग से भी निजात मिलेगी और आप जो है ना वो लाइफ गुजार सकेंगे विदाउट एनी स्वेलिंग, एडीमा, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग एंड ऑल दैट। थैंक यू।